हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे जो कि आपका है हार्टली ऑसिलेटर का। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम क्यों इसको हार्टली ऑसिलेटर कहते हैं। एक्चुअली में जो हार्टली ऑसिलेटर है या कॉलपिट ऑसिलेटर है या और कोई ऑसिलेटर जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, जो आपने पढ़े भी हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ये सारे के सारे इस अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इस अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास अगर दो इंडक्टर्स हैं और वो हमारे पैरेलल में कनेक्ट हो किसी भी कैपेसिटर के साथ में, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? हार्टली। क्योंकि ये एक एल सी दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जब एल और सी पैरेलल में होते हैं तो वो एक टैंक सर्किट बनाते हैं, राइट। तो उसमें अगर हम दो इंडक्टर्स ले रहे हैं जो सीरीज में थे, ठीक है, और वो पैरेलल में है कैपेसिटर के साथ में, तब जो पूरा का पूरा एक सर्किट बनता है, ऑसिलेशन का टैंक सर्किट जो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्टली ऑसिलेटर बोलते हैं, राइट। तो आज हमें क्या करना है, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है कि ये क्या चीज होता है। तो हमने अभी बताया कि हार्टली ऑसिलेटर आपका क्या होता है, जिसके अंदर आपकी जो इंडक्टिव कॉइल्स है, लाइक आपके जो दोनों इंडक्टर्स हैं वो आपके क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो आपका कनेक्ट है आपके पैरेलल में कैपेसिटर के साथ में, ठीक है, ताकि वो वहां पे एक रेजोनेंट टैंक सर्किट को प्रोड्यूस कर दे और वहां पे ऑसिलेशंस डेवलप करवा दे। तो इसी टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? हार्टली ऑसिलेटर बोलते हैं। अब हमें क्या निकालना है? इस हार्टली ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, इसको निकालने के लिए एक मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आपको किस टाइप से इसको करना है। बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए ये चीज, ठीक है। देखो, आपके पास क्या है? आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अभी हमारे पास दूसरा जो वो है, उसके अंदर क्या है? ये हमारे पास कॉइल थी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास दूसरी कॉइल है, ठीक है। और ये हमारी पूरी की पूरी किससे कनेक्ट है? पैरेलल में, यहाँ पे पैरेलल में एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और ये पूरा किसमें है? क्लोज्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, टोटल का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स, ये हम अगर हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास L1 है, राइट, और ये हमारा कितना है? L2 है, और ये कितना है? आपका C है। तो यहाँ से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें ये पता है कि आपका XL1, आपका XL1 प्लस में आपका XL2 मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, सेकेंड, प्लस में आपका XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा 0 के इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 0 के इक्वल अगर आ रहा है तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो नथिंग बट आपका कितना है? J ओमेगा L, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? J ओमेगा L1 लिख सकते हैं, राइट। प्लस में आपका सेकेंड इंडक्टिव के लिए क्या लिख सकते हैं? J ओमेगा L2। अब ये क्या है? XC इंडक्टिव के अंदर तो रेसिप्रोकल में होता है ना, 1 में J ओमेगा C होता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब J क्या है? इमेजनरी तो था, तो I अगर नीचे है उसको ऊपर लेके आते हैं तो I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड कर देंगे, नीचे I का स्क्वायर हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, दैट मीन्स -1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस के J अपॉन में ओमेगा C, ठीक है। ये किसके इक्वल था? आपका इक्वल टू 0 के इक्वल था। तो इस वाले पोर्शन को मैं उधर ही ले जाती हूँ, तो ये किसका हो जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ से ओवरऑल जो आपका इमेजिनरी पोर्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो ओमेगा है वो मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ और इसको भी ऊपर ले जाती हूँ इसके न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सिंपल नहीं है, ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है। और ये 1 में आपका सी तो था ही यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्योंकि ओमेगा कॉमन लिया था तो ये कितना आ जाएगा आपका L1 प्लस में L2, ठीक है, L1 प्लस में L2। अब जस्ट आपको क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी तो इसको पूरे को किस में कर देंगे हम, रूट में कर देंगे, ठीक है। अब ये तो आपकी ओमेगा की वैल्यू थी, लेकिन अगर मैं यूं कह दूं कि मेरे को किसकी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है या 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 1 में, यहाँ पे चला जाएगा 2 एंड पाई, ठीक है ना। तो आपकी जो आपकी हार्टली ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ 1/c, और आपका L1 प्लस में L2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे कई बार क्या आता है, ये पूरा का पूरा इसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो जो जब आपके दो सीरीज में आपके हैं तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टिव भी आता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन आता है कॉइल की वजह से, दोनों आपस में करते हैं, जिसकी वजह से टोटल एल को आपका लिखा जाता है क्या, L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा आपका इसका फॉर्म बन जाएगा। आपको यही इसके अंदर करना था। अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉलपिट के बारे में बात करते हैं, तो कॉलपिट ऑसिलेटर आपको पता होना चाहिए, कॉलपिट ऑसिलेटर का, क्योंकि आप ऑसिलेटर्स पढ़ के आ चुके हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कॉलपिट ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे इसकी आप फ्रीक्वेंसी डेवलप कर सकते हो, उसको करके दिखाओ। तो कॉलपिट के अंदर क्या करेंगे बेटा, कॉलपिट के अंदर देखो, कॉलपिट के अंदर यहाँ पे इंडक्टर सिर्फ एक होता है, कैपेसिटर दो हो जाते हैं। कॉलपिट के अंदर कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, दो कैपेसिटर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C2, तो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे L1 और L2 के लिए निकाला था, यहाँ पे क्या कर दोगे, C1 और C2, और माइनस की टर्म जो आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए आई थी वो दो आ जाएंगी, उसको राइट हैंड साइड में करोगे तो वो दोनों की दोनों आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, और एक फॉर्म आपकी L की बनेगी। फिर आपका जैसे यहाँ पे क्या आया है, L1 प्लस में L2, वहां पे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 का पैरेलल के उसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में जब वो होता है तो वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन देता है, पैरेलल जैसे होता है वो सीरीज का देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के अपोजिट उसमें देता है ना, ठीक है, कनेक्शन उसमें, तो इस तरीके से हम उसको कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले भी है उसके, देख सकते हो आप सभी, देखो हार्टली ऑसिलेटर का सिंपल वेन ब्रिज जो ऑसिलेटर है उसका फॉर्मूला क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। हार्टली ऑसिलेटर का कितना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में जाएगा बेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के इसमें आएगी, 2 पाई अंडर रूट में 1/L1 प्लस में L2C, और ऐसे ही कॉलपिट ऑसिलेटर भी ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम हार्टली ऑसिलेटर के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारे एपरेटस के अंदर गैंग कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है, गैंग कैपेसिटर लगा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड था जिसके अंदर जो भी वैल्यूज उसकी आ रही थी हम उसको नोट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की। तो हमने क्या किया, जो डायल स्केल रीडिंग्स थी गैंग कैपेसिटर की उसके और फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस हमने एक प्लॉट ग्राफ जो है वो प्लॉट करना था, और वो देखा था कि वो अपना किस में आना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यही चीज यहाँ पे से वेरीफाई करी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज्ड है फ्रीक्वेंसी का, वो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC है, ठीक है, 1/2 पाई L क्या हो जाएगा यहाँ पे, L1 प्लस L2 प्लस में 2m, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इन दोनों L1 और L2 के बीच में आपका m आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है, राइट। तो ये सारा आपका हो गया था। इसके अंदर टेबल तो आप बना ही लोगे ना, टेबल तो इसी ग्राफ की कॉरेस्पॉन्डिंग है, और तो हमने इसके अंदर कुछ किया ही नहीं था। एक साइड एक्स एक्सिस पे हमने गैंग कैपेसिटर की रीडिंग्स की कितने कितने डिग्री उसमें हमने उसको वो किया था, वो था, और दूसरी तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, हमने बस इनकी रीडिंग्स नोट करी थी और जस्ट इसको प्लॉट किया था, यही काम इसके अंदर हमने किया था। अब इसके वाइवा की क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वाइवा की क्वेश्चंस के अंदर देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका, व्हाट इज ऑसिलेटरी सर्किट। ऑसिलेटरी सर्किट क्या होता है पहले तो ये बताइए। सर्किट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, आपको पता है कि
ऑसिलेटरी सर्किट क्या है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर ऑसिलेशन वो दिखाने लग जाए तो उसी सर्किट को ऑसिलेटरी सर्किट बोलते हैं। ऑसिलेशन जो सर्किट दिखाए उसको ऑसिलेटरी सर्किट बोल लेंगे, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टैंक सर्किट। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब एल और सी को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आप उसको टैंक सर्किट बोलते हो, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है टैंक सर्किट की? फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी होता है, ठीक है? उसके बाद आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक आएगा आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? जैसा आप अपने पेंडुलम को लेते हो, ठीक है? तो पेंडुलम के अंदर क्या होता है कि जब इस तरीके से वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो एक बारी तो वो मैक्सिमम जाता है, बाद में टाइम के अक्रॉस उसकी वो जो मैक्सिमम जाने की वो थी एबिलिटी वो कम होती जाती है और फिर वो रेस्ट में आके रह जाता है। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड देखूं तो वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो यानी कि जो ऑसिलेशन डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड दिखाता है उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है? और जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ चले उसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये कहता है डैम्प्ड ऑसिलेशन को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा? सीधी सी बात है, उसकी जो भी उसके अंदर हम लेके चल रहे हैं उसके उसके अंदर एनर्जी का लॉस करवा दो, कुछ ना कुछ वहां पे रेजिस्टेंस दे दो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा वहां पे मतलब कुछ उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दो उसके उस मोशन को, ठीक है? वहां पे क्या आ जाएगा? एनर्जी लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको प्रोड्यूस हो जाएंगे। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होता है? अगर हम जो भी आउटपुट है उसको किस में दे दे? इनपुट के प्रॉपर फेज के अंदर उसको कनेक्ट कर दे तो हम क्या कह सकते हैं उसको? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है? अभी कहता है व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक इट इज इट? किस टाइप की फीडबैक इसके अंदर होती है? पॉजिटिव फीडबैक होती है, ठीक है? उसके बाद ये कहता है बार्क हुसैन क्रिएशन क्या है? ये बार्क हुसैन जो है क्रिएशन जो है एक्चुअली में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने की कंडीशन होती है। और ये कंडीशन आपकी क्या होती है कि जो ए एंड बीटा यानी कि वोल्टेज गेन और जो आपका फीडबैक फैक्टर है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है? अभी ये कहता है कि अगर ये 1 के इक्वल ना हो तो कैसा होएगा? अगर ये 1 से अपना लेस होएगा तो हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा, ठीक है? अगर ए एंड बीटा आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपको ऑसिलेशंस मिलेंगे लेकिन उसका एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर है कि किस किस टाइप के आपके ऑसिलेटर्स जो है किन किन टाइप के होते हैं। तो आपका एक ऑसिलेटर है जिसे आरसी शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है? आरसी शिफ्ट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी एल आर सी है ना, 6 वाला 6 RC, हाँ ठीक है? अंडर रूट ऑफ 6 RC आपका ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? और जब हम लेके चलते हैं ओपैम, ओपैम चलो ओपैम आपको पता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इसको हम ओपैम से भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, नेक्स्ट है एलसी फीडबैक ऑसिलेटर, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर, ठीक है? अब ये कहता है कि इसके अंदर एक तो है आपका सिनुसॉइडल ऑसिलेशन, एक है आपका नॉन सिनुसॉइडल ऑसिलेटर्स कौन से होते हैं, ठीक है? तो सिनुसॉइडल जो साइन वेव को प्रोड्यूस कर पाए उसको सिनुसॉइडल ऑसिलेटर बोलते हैं, जो नहीं कर पाते उनको नॉन सिनुसॉइडल बोलते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन सिनुसॉइडल ऑसिलेटर्स आपके आते हैं? वो हैं आपके मल्टी वाइब्रेटर्स या फिर साटूथ वेव जनरेटर जो आपके होती है ऐसे इस टाइप से साटूथ वेव के उसमें, ठीक है? अभी कहता है व्हाट इज टाइप ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर? बेटा क्या क्या यूज किया आपने? एल और सी तो जो लास्ट में टैंक सर्किट जिसमें बनाया आपने वहां पे एल एंड सी ही यूज कर रखा है हमने, इसीलिए हार्टली ऑसिलेटर भी क्या है आपका एल सी फीडबैक ऑसिलेटर टाइप का जो है ऑसिलेटर है, ठीक है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर? क्या एडवांटेजेस है? इसको हम ट्यूनिंग इसके अंदर अच्छे से कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी वाइड रेंज की आती है। व्हाट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक? RFC इसके अंदर क्या होता है? इट इज एन इंडक्टर whose reactance is large for the radio frequency signal is known as the radio frequency is the function of the radio frequency choke, okay? Why is RFC used? हम इसको RFC यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक को यूज क्यों करते हैं? ताकि वो डीसी को पास कर सके, ठीक है? और जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट है उसको डीसी सप्लाई के थ्रू पास होने से क्या कर सके? उसको प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम RFC को यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द RE हेयर?
It helps in stabilize the operating point of the CE amplifier. आपसे ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं कि आप किसी भी ऑसिलेटर उसमें, जैसे आपको कोई भी ट्रांजिस्टर दे दिया, आपको उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीई। सीई क्या है? दिस कैपेसिटर प्रोवाइड्स लो रिएक्टेंस path to the AC and prevents signal degeneration. नेक्स्ट है, हार्टली ऑसिलेटर के टाइप कौन से हैं आपके? सीरीज फीड भी हो सकता है और पैरेलल फीड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विच टाइप, अब सीरीज और पैरेलल आपने दो उसमें देखे हैं, ठीक है, और सीरीज एंड पैरेलल फीड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज यूज्ड बाय द हार्टली ऑसिलेटर। कौन सी फीडबैक यूज की जाती है? वोल्टेज सीरीज फीडबैक इसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कैपेसिटर आर देयर इन द टैंक सर्किट ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर। कितने टैंक सर्किट में कैपेसिटर कितना है? एक कैपेसिटर है। इंडक्टर कितने हैं? दो इंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ हार्टली ऑसिलेटर इज यूज्ड इन द फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के लिए हम कौन सा कंपोनेंट को यूज करते हैं? तो फीडबैक सिस्टम के लिए हम सेंटर टैप्ड इंडक्टर्स को जो है वो यूज करते हैं हार्टली ऑसिलेटर के अंदर, ताकि वो फीडबैक करवा सके, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हमारे दोनों जो इंडक्टर्स हम यूज करते हैं इसके अंदर, वो कैपेसिटर के पैरेलल होते हैं। हाउ मेनी इंडक्टर्स आर देयर इन द टैंक सर्किट। हमें पता है इसके अंदर दो इंडक्टर्स होते हैं और एक कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। और हम कई बार क्या करते हैं इसके अंदर दो इंडक्टर की बजाय सेंटर टैप्ड इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही इंडक्टर करके सेंटर टैप्ड इंडक्टर उसको बोल देंगे और सीधा उसको और इसको पैरेलल में कर देंगे और उसमें L1 और L2 भी लिख देंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर टैप्ड आपका इंडक्टर। नेक्स्ट है इसके अंदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर इज एक्सप्रेस्ड एज, पता ही है हार्टली ऑसिलेटर मैंने आपको फाइंड आउट करवा दिया है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे L जो है वो एक इंडक्टर नहीं है, दो इंडक्टर है, तो L को L1 प्लस L2 और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन का जो कॉफिशिएंट आता है वो भी बताना होगा। तो L1 प्लस L2 प्लस में 2M आपका जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? L से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें, हार्टली ऑसिलेटर यूज विच टाइप ऑफ द फीडबैक। नॉर्मल ऑसिलेटर जो है उसमें हार्टली ऑसिलेटर कैन यूजेस पॉजिटिव फीडबैक फॉर द सस्टेन ऑसिलेशन, पॉजिटिव फीडबैक लेके चलता है, ठीक है। और वैसे पूछे वोल्टेज की उसमें, तो वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक जो है वो लेता है। नेक्स्ट है, रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर। कितनी उसकी रिकमेंडेड रेंज कितनी है हार्टली ऑसिलेटर की, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रेंज कितनी है इसकी? 30 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हायर और लोअर देन दिस रेंज विल बी डिस्टॉर्शन, यानी कि उसको हम हटा देंगे। सिर्फ वो कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी को लेके चल सकता है? 30 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही लेके चल सकता है। कितनी रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी रेंज है हार्टली ऑसिलेटर की? 30 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। आप इनको भी रीड करके आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।